हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं अपने YouTube चैनल फिजिक्स पे दारिया पर। जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको एक सीरीज करा रहा हूँ 50 प्रश्न की, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन कर लिए थे 31। उसी के क्रम में हम आज पार्ट सेकंड को लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड को हम करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करा दिए गए। ठीक, आप लोगों ने वीडियो, आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी, और नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो पार्ट 1 की मिल जाएगी। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने देख रख दी है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं। हम सब का उनके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखा और उनको बहुत अच्छा लगा, हमारी मेहनत को उन्होंने सराहना की, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के क्रम में आज मैं अपनी वीडियो पार्ट 2 जो लेके आया हूं, जो फिजिक्स सेकंड आपकी पार्ट सेकंड की वीडियो है, उसी को आज मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो उसी के क्रम में पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपका, कि प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम लिखिए तथा अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण के संबंध बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आइए सुनते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो हेडिंग डालिए प्रकाश का अपवर्तन और लिखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आई और विरल से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो ये अवलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक, ये जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा I, और ये एंगल बनेगा कौन सा, R। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं कौन सा कोण, आपतन कोण, और इसको आप नाम देंगे कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, ये कौन सा कोण है भाई आपका, आपतन कोण, और ये जो नाम हो जाएगा ये होगा आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, क्या नाम होगा, अपवर्तन कोण। ठीक, ये जो किरण होगी वो कहलाएगी आपकी कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये जो किरण कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक, ये किरण कहलाएगी आपको अपवर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु। अच्छा, इसको बोलते हैं आप अविलंब। अविलंब। ठीक, तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण कौन से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए झुकी कैसे है, जाना था इसको ऐसे, देख लिए अविलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। हमेशा जो एंगल लेंगे वो हमेशा आप अविलंब के साथ लीजिएगा, चाहे आपतन कोण हो चाहे आपका कौन सा हो, अपवर्तन कोण हो, हमेशा आप किसके साथ लेंगे, अविलंब के साथ। ठीक, तो आपतन कोण और कौन सा, अपवर्तन कोण। तो क्या लिखेंगे, इसी के बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन से कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल से सघन माध्यम में आती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। और ठीक इसी का आप उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे तो ये देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, सघन से विरल में, कहाँ, सघन से विरल में। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, सघन से विरल में, सघन से विरल में जाएगी तो यह विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी,
जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये अवलंब से दूर हटेगी इस तरीके से, ठीक। ये जो एंगल होगा वो आई होगा और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा आर। सेम चीज़ ये होगा आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये अवलंब और ये भी क्या हो जाएगा अवलंब। तो इसमें लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, उसी में आगे बढ़ाइए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है, तो वह अवलंब से दूर हट जाती है, तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। इन दोनों चित्रों के द्वारा आप समझ सकते हैं। देखिए, जब विरल से सघन में आई तो ये अवलंब के पास आ गई, और जब सघन से विरल में आई तो अवलंब से क्या हट गई, दूर हट गई, ठीक। तो क्या था प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसमें दो घटनाएं होती हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अवलंब के पास आ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी, ठीक। ये दो घटनाएं थी, चित्र बना लीजिएगा इसके। फिर इसमें चलते हैं, आपसे पूछा गया नियम, ठीक। तो नियम की अगर बात करें इसके, तो दो नियम दिए, नियम। तो नियम की बात करें, पहला नियम और दूसरा नियम, दो नियम दिए, दोनों नियमों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो नियम क्या है सुनिए, देखिए। पहला नियम तो दोनों में सेम है, चाहे परावर्तन ले लो चाहे अपवर्तन ले लो, दोनों सेम है। क्या सेम है कि पहला नियम है आपके पास कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो बिंदु कहलाता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु भाई, आपतन बिंदु, ठीक है। तो क्या नाम देंगे कि क्या कहेंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है, लिखिए क्या, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम लिखेंगे, दूसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक, सदैव एक नियतांक, सदैव एक नियतांक रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक रहता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल यहाँ पे 2n1 क्या है, क्या, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक है। क्या है ये, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। n मतलब अपवर्तनांक, जहाँ n क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, ठीक। जहाँ कांस्टेंट जो नियतांक लेते हैं वो क्या होगा, आपका अपवर्तनांक। तो ये लिख देंगे उसके नीचे, साइन आई बटे साइन आर है। साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। तो क्या, आपतन कोण की ज्या और क्या था, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक रहता है, नियतांक में क्या आ जाएगा, वहां अपवर्तनांक, ठीक। ये आप स्नेल का नियम बोलते हैं, इसको लिख लेंगे, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो नियम दिए थे, ये अपवर्तन के बारे में हमने आपको बता दिया। आइए अब चलते हैं परावर्तन के बारे में, ठीक है। परावर्तन के नियम लिखेंगे, परावर्तन क्या होता है ये जानेंगे। तो चलते हैं परावर्तन की तरफ। परावर्तन, ठीक है, हेडिंग डालिए प्रकाश का
परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में आप जानेंगे क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल, है ना, कोई चिकना तल है, कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, ये आपका विलंब है। कोई प्रकाश की किरण आई और किसी चिकने तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो परिभाषा लिखेंगे, लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह टकराकर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये कोई किरण आई, इस किरण को आप क्या बोलेंगे, बोलिए, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, ये लौट गई तो इसको वो नाम देंगे, कौन सी किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। हमें ने बताया हमेशा जो एंगल बनता है वो अभिलंब के साथ, ये आई एंगल होगा, ये क्या होगा, आर। इसको नाम दे दीजिए कौन सा कोण, आपतन कोण। कौन सा नाम देंगे, आपतन कोण। और इसको नाम आप दे देंगे कौन सा कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, कौन सा नाम दे देंगे, परावर्तन कोण। ये जो एंगल होगा वो परावर्तन कोण होगा। ठीक, ये बीच में आप जानते हैं ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, तो क्या नाम देंगे कि आपतन कोण की जया, सॉरी ये तो हम उसमें चले गए। तो क्या इसमें ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर, चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है प्रकाश की, इस घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये चित्र बना लीजिएगा, इसमें चित्र बनाइएगा। फिर नियम लिखते हैं, इसके भी दो नियम। पहला नियम वही हो जाएगा, इसके भी दो नियम है, पहला और दूसरा। पहला नियम वही है क्या, कि आपतन कोण कोण नहीं, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण थी यहाँ लेकिन परावर्तित आएगी। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, होते हैं। दूसरा है आपका कि I बराबर R। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है, दोनों नियम को जल्दी से लिख लेंगे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों नियमों को लिख लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें पूछा था कि अपवर्तन के नियम लिखिए। अच्छा, और भी पूछा है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध बताइए। ठीक, तो आइए इस संबंध को और देख लेते हैं कि अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध है। ठीक है, पूछा है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है,
ये संबंध आपसे पूछा गया है। तो फार्मूला भी आप लिख के आए थे पीछे, फार्मूला आपने लिखा था, क्या लिखा था भाई, साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम 2n1, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक। साइन आई बटे साइन आर बराबर 2n1, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक। अब अगर आप क्रांतिक कोण मानते हैं तो क्रांतिक कोण की परिभाषा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री होता है। विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू वहां 90 डिग्री होती है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर की जगह लिख लेंगे 90 डिग्री 2n1, ठीक। साइन आई, साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, ठीक। तो साइन आई बराबर आ गया 2n1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन आई बराबर आ गया कितना, 2n1, ठीक। अब क्रांतिक कोण दे रहे हैं तो आई क्या, आई बराबर सी के हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो आई की जगह आप सी लिख लीजिए या इसको लिख सकते हैं साइन सी बराबर 2n1, ठीक है। साइन आई जो कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में आएगा भाई, साइन सी के, क्रांतिक कोण से, क्योंकि क्रांतिक कोण की परिभाषा आप लिखिए। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, इधर ध्यान दे देंगे, ठीक है। क्या होती है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, कितने को जाना था इसको, लेकिन ये ऐसे न जाके ऐसे निकल जाता है। तो अविलंब के साथ हमेशा कोण लेते हैं, तो ये 90 डिग्री, ये आप जानते हैं आर बराबर हो जाएगा, और ये आप जानते हैं आई बराबर तब किसके हो जाता है, सी के। तो परिभाषा यहीं से बनती है कि क्या, कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये माध्यम कौन सा है भाई, सघन, और सघन से कहाँ, विरल। आपने पढ़ा है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या हटती है, दूर। तो ये देखो दूर हट गई उससे, है ना, बिल्कुल 90 के एंगल पे होगी। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होगा वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वह कोण कौन सा कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो आई की जगह हम सी लिख देंगे इसकी परिभाषा से, और आर की जगह 90 लिख देंगे, ठीक। तो साइन सी बराबर 2n बना गया आपके पास। या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, जैसे 1 बटे साइन सी, तो इसको भी मैं लिख दूंगा 1 बटे 2n1, ठीक है। और ये 1 बटे 2n1 किसके बराबर होता है भाई, 1 बटे 2n1 बराबर होता है 1n2 के, ठीक है, किसके, 1 and 2 के। 1 and 2 को लिख सकते हैं 1 बटे 2n1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसकी जगह हमने वो लिख देना है कि 1 बटे साइन सी बराबर 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, ठीक। या मैं इसको लिख सकता हूँ n, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1n। तो n बराबर 1 बटे साइन सी, ये आपका संबंध है, n बराबर 1 बटे साइन सी, ठीक, ये आपका क्या है, संबंध। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, है ना, ये समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए दोनों बातें क्या है, इसका मतलब है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक है, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो 1/2n1 को हम लिख सकते हैं 1 and 2। देखिए इसका मतलब होगा पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक। इधर समझ लीजिए 1 and 2 को मैं लिख सकता हूँ n1 बटे n2, ठीक है, n1 बटे n2, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है, सॉरी पहले के सापेक्ष है ना, पहले के सापेक्ष, इसका मतलब n2 बटे n1, इसका मतलब ये है, ठीक है, पहले के सापेक्ष दूसरे, जिसके सापेक्ष है उसको नीचे लिखना है। और यहाँ देखिए 1 2n1, तो इसका मतलब 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक n1 बटे क्या आ जाएगा, n2, ठीक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे, ये तो मेन ब्रैकेट है आपकी, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसकी गुणा इससे करिए और इसकी गुणा इससे है, तो ये हो जाएगा n2 बटे n1। देखिए ये इसके बराबर आ गया, इसलिए हम इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं।
ठीक। तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया, फुल डिटेल में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा एक बार, ये संबंध है। इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन भी क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कि न्यूटन के सूत्र x1 x2 बराबर f1 f2 का निगमन कीजिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो हमारे पास ये न्यूटन का सूत्र है जिसको हम लिख सकते हैं x1 x2 बराबर f1 f2। f1 f2 क्या है, फोकस दूरियां हैं, ठीक है, क्या है, फोकस दूरियां। और x1 और x2 क्या है, ये दूरी है, ठीक है, ये क्या है, दूरी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो इससे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, चित्र के माध्यम से फिर हम इसको समझेंगे, ठीक। तो चित्र क्या है, तो ये देखिए, चित्र में अगर बात करें तो चित्र में हम सबसे पहले एक लेंस लेंगे। ये कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस, ठीक है। हम सबसे पहले उत्तल लेंस को लेते हैं और यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है, कौन सी वस्तु एक रखी है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है हमारी, क्या, ये ए वस्तु है और ए भी हमारे पास क्या रखी है, एक कोई वस्तु रखी है, ठीक। यहाँ से प्रकाश की किरण एक चलेगी, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आएगी ये, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, फोकस। और एक जो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, जो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ठीक है। ये दो प्रकाश की किरण है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका कौन सा, ये प्रतिबिंब आपका बन जाएगा V डैश और A डैश, ठीक है, V डैश। और यहाँ से ये प्रकाश की किरण सीधे यहाँ के मिल जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी वो डायरेक्ट यहाँ पे आके मिल जाएगी, ठीक। ये दोनों हमारे पास, ये चित्र बन गया आपके पास। ये प्रकाशिक केंद्र आप C मान लीजिए, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन गया A डैश और B डैश। A भी हमारे पास एक वस्तु की तरह की थी, ये प्रथम फोकस हम मान ले रहे हैं इसका क्या, F1, और ये हम द्वितीय फोकस मान ले रहे हैं क्या, F2, ठीक है, F2। और यहाँ से लेंस से फोकस तक की दूरी आप जानते हैं, फोकस दूरी, जिसको नाम F1 दे दो, और F1 पॉइंट तक की दूरी, इसका नाम F1 दे दो, और ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसका नाम हम x1 दे रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका नाम हम क्या दे रहे हैं, x2। ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये चित्र बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यदि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी कितनी है, x1, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x1 व द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x2 हो तो न्यूटन सूत्र x1 x2 बराबर f1 f2 होगा। तो न्यूटन सूत्र x1 x2 बराबर f1 f2 होगा, f1 f2 होगा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा प्रूफ, ठीक है, प्रूफ के अंदर ये चित्र बनाना है आपको, प्रूफ के अंदर ये चित्र बनाना है, ठीक है। प्रूफ के अंदर ये चित्र आपको बनाना है, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है, चित्र बनाइएगा। ये कोई लेंस है L, इसका नाम O लिख दो, इसका यहाँ दोनों को काट रहा है, इसका नाम O डैश दे दो, ये पॉइंट भी दे दो, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे कि प्रूफ में लिखिए कि माना एक उत्तल लेंस L
माना एक उत्तल लेंस L जिसकी दो फोकस दूरियां f1 व f2 है, जिसकी दो फोकस दूरियां f1 व f2 है। प्रथम फोकस f1 से x1 दूरी पर एक वस्तु x1 दूरी पर एक वस्तु a' b' रखी है, जबकि द्वितीय फोकस f2 से x2 दूरी पर एक वस्तु AB रखी है, जबकि द्वितीय फोकस f2 से x2 दूरी पर एक प्रतिबिंब x2 दूरी पर एक प्रतिबिंब AV बनता है। द्वितीय फोकस f2 से x2 दूरी पर एक प्रतिबिंब AB बनता है। ये प्रतिबिंब AB है, ये वस्तु रखी है a' और b', इसका प्रतिबिंब बन रहा है AB। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये वस्तु है a' और b', इसका प्रतिबिंब बन रहा है आपके पास कौन? AB एक प्रतिबिंब बन रहा है इसका। ठीक है, a' b' एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है कितना? A और B इसका प्रतिबिंब है। प्रथम फोकस f1 जिससे x1 दूरी पर है, द्वितीय फोकस x2 जिसकी दूरी क्या है? फोकस दूरी f2 और जहां से दूरी कितनी मान ली गई है? x2 दूरी। ये चित्र है। ठीक है, अब इसमें दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, तो समरूप त्रिभुज हम लेंगे यहाँ पे पहले a' b' और f1। ठीक है, a' b' और f1, और दूसरा त्रिभुज आपका बनना है कौन सा? f' o' और c, या f1 o' और c। ठीक है, f1 o' और c से यहाँ से आपका यहाँ से ये दो समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप होने की शर्त आपको बताओ कि जिसका हम आधार लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी हम क्या लेंगे? आधार लेते हैं। जैसे अगर हम इस बात की करें, इस वाले त्रिभुज में हम लंब ले रहे हैं a' और b', तो इस वाले त्रिभुज का भी हम क्या लेंगे? लंब लेंगे। लंब क्या हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में? कोई बताएगा कि इस वाले त्रिभुज में इसका लंब क्या होगा? ठीक है, इस वाले त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का हम क्या लेंगे? लंब। जैसे इस त्रिभुज का हमने लंब लिया a' और b', तो इस त्रिभुज का भी लंब क्या होगा? c और o'। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज का हम अगर आधार लेते हैं तो आधार क्या हो जाएगा? a' और f1, तो इस वाले त्रिभुज का भी हमें आधार लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा f1 और c। तो आइए प्रूफ को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें समरूप त्रिभुज नाम मैं लिख रहा हूं a' b' f1 तथा किसकी बात करें? f1 c और o' से। ठीक है, इस वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो ये समरूप है। तो समरूप होने की शर्त होती है कि इस वाले त्रिभुज का अगर हम ले रहे हैं आपके पास क्या? लंब, तो बटे इस वाले त्रिभुज का भी लंब लेंगे जिसका मान है c o'। अगर इस वाले त्रिभुज का हम आधार ले रहे हैं तो आधार है a' f', और इस वाले त्रिभुज का भी आधार कितना हो जाएगा? f1 है, सॉरी, और ये हो जाएगा f1 और c। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या आ गई? 1। इसी प्रकार से हम और दो त्रिभुज हैं जिसको हम लेंगे, तो दो त्रिभुज हमारे पास और बन रहे हैं। देखिए, एक ये और एक ये, तो इसका नाम भी लिख दीजिए। पहला बन रहा है COF2, समरूप त्रिभुज COF2, तथा दूसरा बन रहा है आपका क्या नाम? F2A और V, F2AB से। तो इसमें भी आपको यही काम करना है कि इस त्रिभुज का अगर लंब ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी क्या लेना पड़ेगा? आपको लंब लेना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में लंब क्या है? CO, और इस त्रिभुज में लंब क्या है भाई? AB बराबर इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है? CF2, और इस वाले त्रिभुज में आधार क्या है? F2A। ये समीकरण नंबर आपके पास कितनी हो गई? 2।
तो दो समीकरण आ गए आपके पास, ठीक है। ये दूसरी समीकरण है, तो या इसमें अभी आप चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आपको आसान पड़ेगी, नहीं तो बाद में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम चेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ देखिए अगर हमको करना है CO, ये CO है, CO किसके बराबर होगा भाई, A डैश B डैश के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एक आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे CO बराबर होगा किसके, A डैश B डैश के, या AB किसके बराबर होगी, AB बराबर होगी CO डैश के, AB बराबर किसके होगी, CO डैश के। कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो AB की जगह हम लिख सकते हैं CO डैश बराबर किसके आ जाएगा, CF2 बटे F2A के। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। 1 और 2 से देख रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट भी क्या होगी, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से बात करें तो राइट भी क्या होगी, बराबर, और लेफ्ट क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A डैश F1 बटे F1C बराबर किसके हो जाएगा भाई, CF2 बटे F2A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। हम सबकी इसके वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू रखें A डैश F1, ठीक है, A डैश F1 यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, F1। मैंने बताया था एक बार, आपको याद हो कि हमारे अगर लेफ्ट साइड की तरफ जो भी वैल्यूज है वो माइनस की रहती हैं और राइट के इधर रहेगी पॉजिटिव, ठीक। कैसे रहती हैं, अगर आप चतुर्थांश जानते हो तो इधर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ऊपर की तरफ बात करें तो ये पॉजिटिव, ये सारी क्या होती हैं, दोनों नेगेटिव, ठीक। तो आप जानते हो इधर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इससे अगर ये चतुर्थांश है यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो इन दोनों को हमको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ से देखिए A डैश F1 की वैल्यू x है, लेकिन ये माइनस की x1। F1C की वैल्यू माइनस का क्या हो जाएगी, F1। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। CF2 की वैल्यू हो जाएगी F2, F2A की वैल्यू हो जाएगी x2। गुणा कर लीजिए क्रॉस, तो यहाँ से आ जाएगा x1 गुणा x2 बराबर F1 गुणा F2, ठीक। यही आपको सिद्ध करना था, यति सिद्धम, यही सिद्ध करना था आपको, ठीक है। नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 का निगमन, ठीक। ये थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। चलते हैं इस नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना हमारे पास सबसे पहले दो लेंस हैं, ये दो लेंस हैं जो परस्पर एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं, ठीक है। ये मान लो कि एक L1 लेंस है और ये कौन सा लेंस है भाई, L2, ठीक है। ये L1 लेंस है और ये कौन सा लेंस है, L2। दो लेंस L1 और L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः कितनी है, मान लें कि F1 और क्या है, F2, ठीक है। जिनकी फोकस दूरियां क्या मान लें हम, क्रमशः F1 और F2 है। यहाँ से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है O और यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश की किरण जो आएगी, ठीक है, लेंस पे टकराएगी इस वाले पृष्ठ पे, और टकराने के बाद यहाँ से दो पृष्ठ आपके बनेंगे, दो इमेज बनेगी। एक आपका बनेगा यहाँ से, एक बनेगी I और दूसरी जो इमेज बनेगी दूसरे पृष्ठ से वो बन जाएगी आपकी कौन सी, उसका नाम दे देंगे हम I डैश, ठीक है। दो प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे इसकी बात कर लेंगे अभी। आप जानते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम किससे लिखते हैं भाई, b से। किससे लिखते हैं, b से, ठीक है। ये लेंस के प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, v से, ठीक है। और इस प्रतिबिंब के यहाँ तक की दूरी को हम किससे लिख देंगे भाई, b डैश से। और आप जानते हैं लेंस से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, लेंस से ऑब्जेक्ट तक की, वस्तु तक की दूरी को आप किससे लिखते हो भाई, u से, ठीक है।
तो ये वस्तु तक की दूरी हो गई u। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लीजिए कि माना दो लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां f1 व f2 हैं और दोनों किस में रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। ठीक, फिर ये चित्र बनाइएगा कि दो लेंस L1 व L2 है जो जिनकी फोकस दूरियां हम मान लें f1 और f2 हैं और जो परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे आप, और चित्र बनाएंगे जल्दी से। फिर आप देखते हैं कि अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, L1 लेंस की बात करें और L2 क्या हो, ना लगा हो। ठीक, हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ L1 की। तो पहली कंडीशन की L1 लेंस लगा हो बा L2 लेंस ना लगा हो। ठीक है, L2 लेंस ना लगा हो, ना लगा हो। ठीक है, L1 लेंस लगा हो और L2 लेंस ना लगा हो, तब की बात करेंगे। ठीक है, तो माना इसके अंदर लिखेंगे कि माना अक्ष पर रखी वस्तु, माना अक्ष पर रखी वस्तु O का लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब, लेंस L1 के द्वारा प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ठीक है, जो L1 है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब है वो किस पर बनेगा भाई, I डैश पर बनेगा। किस पर बनेगा, I डैश पर। ठीक है, L1 के द्वारा I डैश पर, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा I डैश L1 के द्वारा L2 के लिए ये वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, वस्तु का, और वस्तु का करेगा तो L2 इसका प्रतिबिंब किस पर बना के देगा भाई, I पर। कौन से पे बनाएगा, I। तो I जो प्रतिबिंब होगा वो L2 का होगा, और L2 के लिए जो I डैश है वो किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो जब हम काम कर रहे हैं कि लेंस L1 लगा हो और L2 ना लगा हो, तो L2 ना लगा होगा तो जो L1 के द्वारा प्रतिबिंब है वो किस पर बनेगा, I डैश पर बनता है। ठीक, जब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है, ठीक है, तो ये तो U रहेगा ऑब्जेक्ट तक की, और लेंस से वस्तु तक की दूरी I डैश तक की दूरी V की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई, V डैश हो जाएगी, है ना। कितनी हो जाएगी, V डैश। U की वैल्यू तो U ही रहेगी, U की वैल्यू U हो जाएगी, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डैश। कि लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वहां तक की दूरी V होती है, और जिसको हम नाम, क्योंकि I डैश है तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, V डैश। ठीक है, तो हम लेंस के फार्मूले से जानते हैं, कौन से फार्मूले से, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से क्या फार्मूला है कि 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो v की जगह आप कितना रख सकते हैं, v डैश, माइनस u की जगह तो u ही रखेगा 1/, भाई पहले की बात कर रहे थे तो पहले की फोकस दूरी आप f1 लिख रहे थे, तो 1/, क्या आ जाएगा, f1 बराबर 1/v डैश माइनस का u। तो ये समीकरण नंबर क्या आ गई आपके पास, 1। ठीक है, अब हम लेंस L2 के लिए बात करेंगे। किसके लिए, लेंस L2 के लिए, L2 के लिए। तो लेंस अगर L2 की बात करें तो लेंस L2 जो है वो हमने बताया कि जो प्रतिबिंब I डैश है L1 का वो L2 के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, और जिसका प्रतिबिंब किस पर बन जाएगा, I पर। तो इसमें लिखिएगा, लिखेंगे कि L1 के द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। L1 के द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश L2 के लिए वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मानिए, क्योंकि ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो U बराबर किसके हो जाएगा, अब V डैश के हो जाएगा। U बराबर किसके हो जाएगा भाई, V डैश के, हाँ, किसके बराबर हो जाएगा, V डैश के। और यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु का काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इमेज कितनी,
V की जो वैल्यू रहेगी वो V ही रहेगी, है ना। V की वैल्यू कितनी रहेगी, V रहेगी। तो आप फार्मूला लगा लीजिए, लेंस फार्मूला आप जानते हैं 1/f बराबर 1/v। V की जगह हम कितना रखेंगे, V डैश माइनस 1/v, V की जगह तो V रहेगा, माइनस का U की जगह हम रख देंगे V डैश, ठीक है। तो V माइनस का V डैश बराबर 1/L2 है तो L2 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर f1 की वैल्यू आई है 1/v डैश माइनस का 1/u, और इधर आया है प्लस का 1/v माइनस का 1/v डैश। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, तो 1/f1 बराबर प्लस 1/f1 प्लस 1/f2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ पॉजिटिव है तो पहले लिख लीजिए, माइनस का 1/u। u आप जानते हैं लेंस फार्मूले से 1/ ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, यही लेंस फार्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f, ठीक है। ये आप जानते हो लेंस के फार्मूले से, किसके फार्मूले से, लेंस के फार्मूले से 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/ क्या होता है, f2, सॉरी 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, 1/v माइनस का 1/u। तो इसकी जगह हम 1/f लिख सकते हैं लेंस के फार्मूले से। ये पूरा आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बनना है वो I डैश पर बनना है, और I डैश L2 के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और वस्तु का काम कर रहा है तो I डैश का जो प्रतिबिंब बनता है L2 के द्वारा वो किस पर बनना है भाई, I पर बन रहा है, ठीक है। किस पर बन रहा है, I पर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, क्या है कि न्यूनतम विचलन कोण व शर्तें लिखनी है आपको, तथा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 का निरूपण करना है। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, अनसोल्ड पेपर में सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। अब चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी आपको कराऊंगा इस क्वेश्चन को। फिलहाल देखते हैं अभी न्यूनतम विचलन कोण ये क्या होता है और इसकी शर्तें, ठीक। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, आइए समझते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। ये मान लो एक ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, एक आपका ग्राफ। इधर आप समझ लें क्या है ये, विचलन कोण, विचलन कोण जिसको आप प्रदर्शित करते हो डेल्टा m से, ठीक है, डेल्टा m। और डेल्टा विचलन कोण को खाली आप डेल्टा से प्रदर्शित कर दीजिए, और न्यूनतम विचलन कोण ये कहलाएगा जिसको आप डेल्टा m मिनिमम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, इसलिए m आ गया, ठीक। इधर आप दिखा दीजिए I, जिसको आप नाम जानते हैं कौन सा, आपतन कोण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण कहता है कि आपतन कोण का जैसे जैसे आप मान बढ़ाते जाते हो, विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक। आपतन कोण का मान जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, देखिए विचलन कोण का मान क्या होगा, घटता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर विचलन कोण सबसे क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। उस न्यूनतम बिंदु को ही हम कह देंगे न्यूनतम विचलन कोण, ठीक। तो परिभाषा लिखेंगे क्या, कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। एक विशेष मान पर, एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। उस न्यूनतम मान को ही हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, ठीक। उस विशेष मान को ही हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, जिसे हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है, वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाता है।
आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इस न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, जिसे डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शर्तें लिखेंगे, शर्तें। पहली शर्त नंबर 1, शर्तें लिखेंगे नंबर 1 कि प्रिज्म के अंदर, नंबर 1 है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण प्रिज्म के समांतर होनी चाहिए, प्रिज्म के समांतर होनी चाहिए। इधर देखिए, ये कोई प्रकाश की, ये कोई प्रिज्म है सॉरी, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई और ये जो प्रिज्म के अंदर जा रही है और फिर ये बाहर। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये प्रिज्म के कैसे होने चाहिए, समांतर। ठीक, तो यही लिख रहे हैं हम। तो लिखिए क्या कि प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होनी चाहिए। पहली शर्त है ये न्यूनतम विचलन की, अपवर्तित प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। दूसरा लिखेंगे कि जो आपतन कोण है वो सदैव निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए, आपतन कोण सदैव निर्गत कोण के बराबर। ये जो कोण है I वो R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण, ये कौन सी आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। ठीक है, तो जो आपतन कोण है वो सदैव निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए, आपतन कोण सदैव निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए। तीसरा लिखेंगे कि दोनों अपवर्तक कोण आपस में बराबर होने चाहिए। अपवर्तक कोण कौन सा, इस रेखा को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इस रेखा को, ये दोनों काटते हैं, यही डेल्टा m है आपका न्यूनतम विचलन या डेल्टा विचलन कोण कहलाता है। तो ये जो दोनों कोण होंगे आपस में, ये दोनों भी आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, अगर आप बड़े चित्र में देखना चाहें, वैसे इसको जब आप प्रूफ करेंगे तो मैं ये बताऊंगा ही। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे तो मैं ये बताऊंगा। तो अभी लिख लीजिए कि तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अपवर्तक, दोनों अपवर्तक कोण आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों अपवर्तक कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये शर्तें हो गई। आइए देखते हैं इसका निगमन। निगमन क्या है देखिए, तो इसमें एक सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, तो चित्र के माध्यम से ही हम इसको पहले को क्या होंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम माना कोई प्रिज्म ले लेते हैं, प्रिज्म थोड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसका चित्र। तो ये कोई प्रिज्म है, क्या है ये प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म का नाम आप दे दो, इसका नाम A और ये C और ये कोई क्या है B। ठीक, तो ACB कोई प्रिज्म है आपका, तो हमने इसका नाम दे दिया आपके पास ACB प्रिज्म। ठीक, यहाँ से देखिए कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित किरण के बाद सीधी हो जाएगी, सीधी होने के बाद ठीक है, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से ये, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं विचलन कोण, जिसको आप नाम देते हैं डेल्टा। ठीक है, यहाँ से आप लंब डाल दीजिएगा सीधा, ये यहाँ से आप एक लंब डाल दीजिएगा ये। ठीक है, तो ये जो एंगल आपका कहलाता है आपतन कोण I1 और इसको नाम दे दीजिए I2। ठीक, ये जो एंगल आपके कहलाएंगे, ये जो कहलाएगा उसका नाम R1 दे दीजिए, ये जो नाम दे दीजिए कितना R2। ठीक, अब आपने कहा कि I1, आप जानते हैं I1, देखिए दो तिर्यक रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, कौन से विमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये रेखा एक ये रेखा, तो ये I1 बराबर पूरे उसके हो जाएगा।
है ना भाई। ये जो देखिए दो रेखाएं यहाँ काट रही हैं इस तरीके से, तो ये अगर I1 है तो ये भी कितना हो जाएगा I1, तो ये इतना R1 है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये बच जाएगा I1 माइनस का R1। इसी प्रकार ये I2 माइनस का R2 ये एंगल बच जाएगा। ठीक है, हम इसमें कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंटों के आप नाम दे दीजिए। तो नाम दे दीजिए, इसका नाम O डैश रख दीजिए, इसका नाम O रख लीजिए। ठीक है, इसका नाम O रख देंगे, और अंदर वाले की नाम दे दीजिए, इसका नाम E, इसका नाम E। इस पॉइंट का नाम और दे दें, तो इस पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, इसमें कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो कुछ भी हम इसका नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए। कुछ बचा है आपका पास, A B C D दे दो, A B C D और E, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये चित्र बन गया आपके पास। दो तिर्यक रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो एक शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर ये पूरा I1 है, इतना R1 है, तो ऊपर वाला I1 माइनस R1 और ये I2 माइनस R2, बस यही है। देखिए I1 आपसे बोला था कि आप ये कौन सा अपवर्तित कोण, ठीक है, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो I1 बराबर I2 के हो जाएगा। ठीक, अगर किसकी बात करें, ये न्यूनतम विचलन की शर्त करेंगे, तो I1 बराबर किसके हो जाएगा, I2 की। ये मैं बाद में लिखाऊंगा न्यूनतम विचलन की शर्त। I1 बराबर R किसके हो जाएगा भाई, I2 के हो जाएगा। ठीक, बाद में हम लिखेंगे R1 बराबर किसके हो जाएगा, R2 के। दोनों अपवर्तक कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो न्यूनतम विचलन की शर्त होगी कि R1 बराबर किसके हो जाएगा भाई, R2 के भी हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूनतम विचलन की शर्तें हम लिखेंगे बाद में। फिलहाल ये चित्र है आपके पास, क्या लिख सकते हैं कि माना एक प्रिज्म कितना ACB, एक हमारे पास प्रिज्म है जिसमें प्रकाश की किरण एक आप लिख सकते हैं XD, है ना, XD एक प्रकाश की किरण आपतित हुई जो प्रिज्म के अंदर DE रूप में क्या हो गई, DE रूप में अपवर्तित होती है। ठीक, और फिर बाहर निकल जाती है किसके रूप में, E, और इसका नाम दे दीजिए Z। EZ के रूप में क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, स्नेल का नियम आप सभी जानते हैं। स्नेल के नियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। स्नेल के नियम से ध्यान से देख लीजिएगा, स्नेल के नियम से। ठीक, स्नेल का नियम आप जानते हैं, Ni बराबर N बराबर sin I बटे sin R। ठीक, ये स्नेल का नियम आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि N बराबर होता है sin I बटे sin R। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी हमने पढ़ाया स्नेल का नियम, जहाँ 2N1 भी लिखा था, जिसको हम N बराबर भी लिख सकते हैं। अब वर्तनांक एक नियतांक के बराबर होता है, तो N बराबर sin I बटे sin R, ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 1। यहाँ पे एक आपको चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा जिसका नाम हम दे रहे हैं ADOE से, है ना। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा, ADOE से। ठीक है, ADO और E से, ये चक्रीय चतुर्भुज। इसमें आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इनका योग होता है वो 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल O जो हो जाएगा वो 180 डिग्री होता है। यहाँ से ये समीकरण नंबर हमारे पास कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, कितनी मिल गई, 2 हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। हमारे पास एक त्रिभुज भी बन रहा है, त्रिभुज का नाम हम लिख सकते हैं DOE, त्रिभुज DOE से। अगर इससे बात करें तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं, तीनों जो कोण होते हैं उनकी तीनों कोणों का जोड़ जो होता है, योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये R1 है, ये R2 है, R1 प्लस R2 प्लस ये कुछ नहीं दे रखा तो हम एंगल O नाम दे दें, बराबर आप जानते हो 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, यहाँ से 3 हो गई। समीकरण 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब 2 व 3 से दोनों 180 के बराबर हैं, तो इनको हम एक तरफ रख दें। इनको हम क्या लिख लेंगे, इनको हम लिख लेते हैं 2 और 3 से, तो बराबर लिख लेंगे। तो समीकरण 2 व 3 से, 3 से बात करें तो दोनों 180 के बराबर हैं, तो एंगल A प्लस
एंगल O बराबर किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O के। एंगल O से एंगल O कैंसिल हो गया, एंगल A बराबर किसके आ गया, R1 प्लस R2 के। ठीक है, एंगल A बराबर किसके आ गया भाई, R1 प्लस R2 के। ये समीकरण नंबर हमारे पास कितनी आ गई, 4। बस यहाँ तक ही आपको करना था। समीकरण 4 आ गई तो एक एंगल और हम जानते हैं। देखिए ये त्रिभुज आप समझिए ध्यान से। एक अगर आप बात को समझें, अगर कोई त्रिभुज आपके पास इस तरीके का बन रहा है और ये आपका कौन सा कोण है भाई, बाइस कोण, और ये जो कोण आपके दे रखे हैं, ये मान लो कौन सा दे रखा है, I1 माइनस R1, और ये दे रखा है I2 माइनस R2। तो ये नियम कहता है जो आंतरिक कोण होते हैं वो अंतःकोण, जो आंतरिक अंतःकोण होते हैं वो बाह्य कोण के सम के योग के बराबर होता है। मतलब जो डेल्टा होगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। मान लो अगर ये कोण 120 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होंगे। भैया जरूरी नहीं है 60-60 होगा, ये भी जरूर हो सकता है 90-30 भी हो सकता है, ये अगर 70 और 50 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे, मतलब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से एक त्रिभुज आपका बन रहा है DO'E से, त्रिभुज DO'E से, तो नियम लगा दें। देखिए I1 माइनस का R1 प्लस I2 माइनस का R2, दोनों का जो सम होगा वो बाह्य कोण के बराबर होगा, जो कि आपको कितना दे रखा है, डेल्टा। ठीक, फुल लेंगे तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस का R2 बराबर डेल्टा। I1 को हम एक तरफ लिख लें, I1 प्लस I2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो R1 प्लस R2 बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये समीकरणें आपके पास आ गई हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो गई, इसको समीकरण नंबर आप मान लो कितना, 5। अब लिखेंगे यहाँ पे न्यूनतम विचलन की शर्तें, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, न्यूनतम विचलन की शर्त, विचलन की शर्त। अगर न्यूनतम विचलन की शर्तें की बात करें तो न्यूनतम विचलन की शर्तें क्या होती हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा M। आप जान रहे थे कि I1 बराबर I2 बराबर हम मान लेते हैं I, और मैंने बताई थी R1 बराबर R2 बराबर कितना हो जाएगा, R। ठीक, तो हम सबसे पहले किस में रख दें, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे समीकरण 4 से। ठीक है, किससे बात करें, समीकरण 4 से, ये सब वैल्यू रख दें। तो समीकरण 4 से करेंगे तो एंगल A बराबर R1 की जगह R रखिए और R2 की जगह R, तो एंगल A बराबर किसके आ गया, 2R के, या R बराबर आ गया एंगल A/2। ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इधर देखेंगे, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिएगा उठा के, यही न्यूनतम विचलन की शर्तें समीकरण नंबर 5 से देख लीजिएगा। तो समीकरण 5 से भाई I1 प्लस I2 है तो I1 की जगह I रखिए, I2 की जगह I रखिए, माइनस R1 की जगह R रख दीजिए और R2 की जगह भी R बराबर डेल्टा की जगह डेल्टा M। यहाँ पे हो जाएगा 2I माइनस का यहाँ हो जाएगा 2R बराबर डेल्टा M। समीकरण 4 से मैं रख सकता हूँ, समीकरण 4 से मैं यहाँ पे देखिए रख सकता हूँ। ठीक है, समीकरण 4 से मैं देखिए 2R की जगह एंगल A रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2I माइनस का एंगल A बराबर डेल्टा M। उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का एंगल A आ जाएगा, या जो I की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा M प्लस एंगल A/2। तो ये मेरे पास I की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण अगर 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से अगर आप देखें तो रख लीजिएगा n बराबर साइन I की वैल्यू क्या आई है आपके पास, I की वैल्यू आई है आपके पास डेल्टा M प्लस एंगल A/2, एंगल A/2 अपॉन साइन R की वैल्यू आई है आपके पास एंगल A/2। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, यही प्रूफ करना था, यति सिद्धम, यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको
प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नोट कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिएगा। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे 5 मार्क की वर्ण विक्षेपण तथा बड़ विक्षेपण क्षमता को समझाइए। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को समझाइए। वर्ण विक्षेपण तथा बड़ विक्षेपण क्षमता हमसे पूछी गई है, तो ध्यान देंगे। देखिए क्या परिभाषा है इसकी, तो देखिए बड़ विक्षेपण क्या है, तो बड़ विक्षेपण आप सभी समझते हैं, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने सभी 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये रंग आप सब जानते हैं, विबग्योर। ठीक है, क्या है भाई, विबग्योर। तो इन 7 रंगों में वो विभक्त हो जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, तो परिभाषा लिख लीजिए वर्ण विक्षेपण की। क्या लिखेंगे, जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अगला पूछा है आपसे वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो फार्मूला लिखिएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, यहीं से इसकी परिभाषा भी बना देंगे, क्या कि कोणीय परिभाषा हो जाएगी इसकी, कोणीय बड़ विक्षेपण बटे माध्य विचलन। कोणीय बड़ विक्षेपण बटे माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन, कोणीय बड़ विक्षेपण बटे माध्य विचलन। ठीक है, इसको हम इसको ओमेगा से दिखाते हैं थीटा, माध्य विचलन को हम दिखाते हैं डेल्टा वाई से। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है इसका। तो फार्मूला परिभाषा क्या लिखेंगे कि कोणीय बड़ विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को, कोणीय बड़ विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक, ये फार्मूला, इसको अगर और मॉडिफाई करें तो देखिए थीटा का जो फार्मूला होता है, थीटा कोणीय बड़ विक्षेपण का फार्मूला होता है NB माइनस NR इंटू ए, और डेल्टा का क्या होता है, डेल्टा वाई का होता है क्या भाई, NY माइनस का 1 इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा से एक फार्मूला और बन जाता है NB माइनस का NR बटे NY माइनस का 1। ये NV NR क्या है, V मतलब वायलेट का वर्तनांक बैगनी कलर का, रेड R मतलब रेड कलर का वर्तनांक, Y मतलब पीले कलर का वर्तनांक। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपका बन जाता है जो कोणीय बड़ विक्षेपण की है। ठीक है, अभी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू है जिसके द्वारा आपका जिस तरीके के हम क्लास लेते हैं प्रोजेक्टर के द्वारा PDF वाली, तो वो आज नहीं चल पाई है, क्योंकि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर पार्ट 2 को आप बना दीजिएगा। तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। संभवतः कल हम वो टेक्निकल इशू जो आ गया है उसको दूर कर लेंगे। अगर कल दूर हो जाएगा तो मैं कल आपकी पूरी क्लास डाल दूंगा, नहीं होगी तो भी हर संभव मैं कल कुछ इमरजेंसी काम भी है, ठीक है, जिसको जाना मुझे कहीं पड़ रहा है, इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा,
तो कल संभवतः रात में मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा किसी भी टाइम, ठीक है। रात में कितने भी टाइम मुझे करना पड़े मैं पूरा आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितने भी आपके बचे हुए पार्ट हैं, ठीक है। आज भी मैं कहीं से आया, थोड़ा थक गया हूँ, तो इसलिए मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, वो आपके पास अब 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तब तक इन 5 क्वेश्चनों को आप बढ़िया दमदार तरीके से इनका रिवीजन करिए, ठीक है। और मिलते हैं आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।